विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, जिनमें से पहली है भाई कि टैरिफ जो यूएस की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था उसमें चाइना हैज फाइनली रिटेलिएटेड। एवरीवन वाज वेटिंग फॉर चाइनाज रिएक्शन एंड इंडियाज रिएक्शन। तो चाइना हिट्स बैक विद अ 34% टैरिफ ऑन यूएसए। फटाफट से ये बेसिक खबर पढ़ लेते हैं, फिर आई टेल यू एंड आई एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ यूएसए एंड चाइना के रिलेशंस विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, चाइना ने अनाउंस किया है भाई लोग फ्राइडे को दैट वो 34% टैरिफ लगाएंगे सारे के सारे इंपोर्ट्स पे जो यूएस से आ रहे हैं बिगिनिंग ऑन 10th ऑफ अप्रैल एज अ पार्ट ऑफ रिटेलिएशन मेजर्स फॉलोइंग यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का लिबरेशन डे जो 2 अप्रैल को मना रहे थे, उस पे जो टैरिफ लगाए गए थे। ये जो नया टैरिफ है ये एग्जैक्ट यूएस ने जो चाइना के ऊपर टैरिफ रेट्स लगा रखे हैं उनको मैच करता है। उन्होंने भी 34% लगाया सारे के सारे चाइनीज एक्सपोर्ट पे इसी वीक जो ऑर्डर किया था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। द कॉमर्स मिनिस्ट्री इन बीजिंग आल्सो सेड इन a notice that it will impose more export controls on rare earth elements which are materials used in high tech products such as computer chips and electric vehicles, जो बहुत ज्यादा अमाउंट में चाइना भेजता है। तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज होते हैं कंप्यूटर चिप्स वगैरह में, इस पे भी बहुत ही सारे कुछ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स बेसिकली वो लगाएंगे कि चाइना से यूएस जो एक्सपोर्ट होते हैं वो अब प्रोबेबली एक्सपोर्ट उतना ज्यादा नहीं करेंगे। इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ मिनरल्स सब्जेक्ट टू कंट्रोल्स में क्या क्या है, एक तो समारियम आता है, उसके सारे के सारे कंपाउंड जो कि एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा यूज होते हैं एंड डिफेंस में भी यूज होते हैं। दूसरा जो एलिमेंट है जिसके ऊपर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया जाएगा वो है गेडोलिनियम विच इज यूज्ड इन एमआरआई स्कैन। चाइना हैज पैनिक, ऐसा ट्रंप ने बोला है। ट्रंप ने अपने रिस्पॉन्स में बोला है कि चाइना हैज प्लेड इट रॉन्ग एंड पैनिक करके बहुत ही बड़ा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है या इस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए था। To quote him, he said China played it wrong. They panicked. The one thing they cannot afford to do. मतलब जो उन्होंने किया है that is something they could not afford to do. This kind of step which they have taken. चाइना का जो कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन है उनका ये कहना है कि सारे के सारे चिकन एक्सपोर्ट्स को चिकन इंपोर्ट जो यूएस से करते हैं चाइना में, उनके ऊपर सस्पेंशन लगा दिया गया है फ्रॉम सम यूएस सप्लायर्स आफ्टर फ्यूराजोलिडोन करके एक ड्रग है जो बैंड है चाइना में, वो पाया गया उन चिकन्स के अंदर। सेपरेटली उनका ये भी कहना था कि दे हैड फाउंड हाई लेवल्स ऑफ मोल्ड। मोल्ड एक तरीके से बहुत टाइम तक खाना बाहर रख दो तो मोल्ड उसमें डेवलप हो जाता है इन द शोरगुम एंड द सैल्मोनेला इन पोल्ट्री मीट फ्रॉम सम ऑफ द कंपनी। ये जो अनाउंसमेंट है दिस अफेक्ट वन कंपनी एक्सपोर्टिंग शोरगुम विच इज सीएनडी इंक एंड 4 पोल्ट्री कंपनी। बुलिंग प्रैक्टिस, चाइना गवर्नमेंट का ये कहना है कि उन्होंने 27 फॉर्म्स को ऐड किया है उस कंपनीज की लिस्ट में सब्जेक्ट टू ट्रेड सैंक्शंस एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल। उनमें से 16 जो कंपनीज हैं दे आर सब्जेक्ट टू बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूअल यूज गुड्स। तो चाइना ये काफी ज्यादा बड़े लेवल पे रिटेलिएट यहाँ पे चाइना का रिटेलिएशन चाइना का हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया टैरिफ कट टू 26%, यूएस ने रिवाइज कर दिया है जो 2050s में प्रॉब्ली इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया था उसको कट डाउन करके 26 to 27% कर दिया है अकॉर्डिंग टू द व्हाइट हाउस डॉक्यूमेंट। दीज ड्यूटीज विल कम इनटू फोर्स 9 अप्रैल से। जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है उनका ये कहना है कि 1% वुड नॉट हैव मच ऑफ एन इम्पैक्ट। जो 2021-22 से 2023-24 में हुआ है, द यूएस वाज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड यूएस अकाउंट्स फॉर अबाउट 18% ऑफ इंडियाज टोटल गुड एक्सपोर्ट। अपने लिए यूएस बहुत ही बड़ा मार्केट है, इंडिया पे बहुत ज्यादा बड़ा असर नहीं पड़ेगा, बट चाइना के ऊपर काफी हाई टैरिफ लगाए जिसपे चाइना हैज रिटेलिएटेड। यहाँ अब हमको समझ में आया कि भाई अभी फिलहाल में क्या हुआ है। अब हम देखते हैं यूएस चाइना के पास्ट में रिलेशंस कैसे रहे। तो अगर हम यूएस चाइना की बात करें तो हमको बात शुरू करनी पड़ेगी प्रोबेबली 1784 से 1949 तक का टाइम पीरियड देखते हैं, जहां पे शुरू का हमको इनिशियल कांटेक्ट देखने को मिल सकता है लिमिटेड ट्रेड बिटवीन यूएस एंड चाइना। ठीक है, यूएस एंड चाइना। तो यूएस का जो ट्रेड है जो चाइना के साथ शुरू हुआ था वो मोटा मोटी 1700 यानी कि 18 सेंचुरी में शुरू हुआ था। जो सबसे पहली अमेरिकन शिप है जिसका नाम था एम्प्रेस ऑफ चाइना, द फर्स्ट अमेरिकन शिप, क्योंकि चाइना जा रही थी उसका नाम था एम्प्रेस ऑफ चाइना, वो ग्वांगजू पहुंची थी 1784 में। तो इस साल से उनका पहला टच विद चाइना शुरू होता है। ठीक है,
थ्रू आउट फिर 18th सेंचुरी के बाद पूरा 19th सेंचुरी धीरे धीरे करके ट्रेड एक्सपैंड हुआ, ट्रेड एक्सपैंडेड एंड मॉडेस्टली विथ दोनों के बीच में पॉलिटिकल एंगेजमेंट बहुत ही कम था, जो आज की डेट में बहुत ज्यादा है। सिर्फ ट्रेड के थ्रू बातचीत होती थी, सब कुछ होता था। देयर वाज मिनिमल, ना के बराबर पॉलिटिकल एंगेजमेंट। ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड वॉर टू के बाद, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, जो रिलेशंस थे बिटवीन, एक तरफ चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी थी और दूसरे तरफ यूएस की जो पार्टी थी, जो बेसिकली रिकॉग्नाइज करते थे। अच्छा, हुआ क्या, रिलेशंस खराब हुई क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरा का पूरा चाइना को टेक ओवर कर लिया और जो यूएस था, ये 1949 की बात है, जो यूएस था वो रिकॉग्नाइज करता था रिपब्लिक ऑफ चाइना को, विच इज प्रेजेंट डे ताइवान। ठीक है, तब से रिलेशंस खराब होना इनके बेसिकली स्टार्ट हुए। फिर हम आते हैं बात पे, जो कि 1970 से 80s, इसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन एंड ओपनिंग अप ऑफ ट्रेड। ठीक है, इसमें क्या हुआ, प्रेसिडेंट निक्सन जो यूएस के थे, यूएस के प्रेसिडेंट निक्सन ने ही विजिटेड चाइना एंड जो दोनों के बीच में इकोनॉमिक टाइज थे, ही विजिटेड चाइना और दोनों ही कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक टाइज और रिलेशन को थोड़ा नॉर्मलाइज करने की उन्होंने कोशिश की। यूएस जो था वो फॉर्मली रिकॉग्नाइज करता था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1979 में, जो अभी अभी अपन ने देखा अंडर प्रेसिडेंट कार्टर। धीरे से यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टीज के साथ भी एक तरीके का नॉर्मलाइज रिलेशनशिप मेंटेन करने का, एस्टैब्लिश करने की कोशिश यहाँ पर की गई। फिर हम 1980s में आ जाते हैं, तो ये एरा था ऑफ पूरे ही दुनिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ का। ठीक है, इसमें चाइना फाइनली दुनिया के लिए देयर इकोनॉमी ओपनड अप और यूएस के साथ भी दे ओपनड अप ट्रेड और धीरे धीरे करके ये ट्रेड एक्सपैंड करने लगा और बढ़ने लगा, स्पेशली विद यूएस। ठीक है, चाइना को फाइनली 1980s में एमएफएन स्टेटस यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस मिला यूएस में, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हम स्टेटस देते हैं, जिनके ऊपर हम बोलते हैं भाई, अग्रीमेंट करते हैं कि आपको थोड़े बेनिफिट्स हम प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा कम कस्टम्स ड्यूटी, कम टैरिफ लगाए जाएंगे। ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस होता है, चाइना को मिला था फाइनली यूएस से। अब आ जाता है बात 1990 से 2000 तक। यहाँ पे जो ऑलरेडी ट्रेड टाइज अभी तक चल रहे थे, ये डीपन हुए और ज्यादा गहरे हुए और चाइना ने 2001 की बात है, चाइना ज्वाइंड डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्ड इन जिनीवा, स्विट्जरलैंड। ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था चाइना एंट्री इनटू डब्ल्यूटीओ। इससे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा देखने को मिला। यूएस ऑन द अदर हैंड, यूएस का टैरिफ ऑन मेनी चाइनीज गुड्स वाज लोअर्ड, तो यूएस ने चाइनीज गुड्स के ऊपर टैरिफ काफी ज्यादा लोअर कर दिया एंड चाइना को और भी ज्यादा टैरिफ रेट लो कर दिया। मतलब ऑब्वियसली बात है, चाइना हैड ग्रेटर या मोर एक्सेस टू यूएस के मार्केट्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बात आती है 2000 की। यहाँ पर थोड़ा सा हमको देखने को मिला रिलेशनशिप में डगमगाहट। यूएस ट्रेड डेफिसिट विद चाइना बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। यहाँ पे कंसर्न्स इमर्ज्ड इन यूएसए, क्योंकि बहुत सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही थी और जॉब लॉसेस हो रहे थे यूएसए के अंदर, जिसमें काफी हद तक आईपी थेफ्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट से लेकर सब्सिडी, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को और करेंसी मैनिपुलेशन ऐसा देखने को मिला कि चाइना कर रही थी। तो यूएस और चाइना के रिलेशन थोड़े से यहाँ से हमको खराब देखने को मिले। फिर हम अगर 2010 की बात करते हैं, तो यहाँ पे ट्रेड टेंशन और ज्यादा बढ़ गए और टैरिफ धीरे धीरे करके एक दूसरे के ऊपर दोनों ही कंट्रीज बढ़ाने लगी। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही, ये 2018-19 की बात है, यहाँ पे यूएस चाइना का ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ और अगेन द पर्सन हियर रिस्पॉन्सिबल वाज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने, यूएस ने इम्पोज किया टैरिफ ऑन hundreds of billions of dollars, hundreds of billions of dollars of Chinese goods, of Chinese goods
ये बोलते हुए कि भाई चाइना बहुत ज्यादा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रही है और नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए हम हाई टैरिफ लगा रहे हैं। इस पे चाइना ने अगेन रिटेलिएट किया, यूएस के गुड्स पे टैरिफ हाई अमाउंट में लगा। तो 2018-19 से जो हमको देखने को मिल रहा है वो धीरे धीरे करके रिलेशंस थोड़े नीचे ही गए हैं, बट स्टिल दे हैड क्वाइट सम रिलेशंस। बहुत सारे यूएस की मेजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के मेजर कंपनीज के अपने को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह, प्रोडक्शन यूनिट चाइना में ही देखने को मिलते हैं। तो स्टिल द रिलेशंस वर गोइंग स्ट्रांग। बट अब जो ये स्टेप लिया गया है, ये स्टेप जो उठाया गया है बेसिकली, इसके बाद शायद रिलेशंस में काफी लंबे टाइम तक खटास आने को आ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट भाई, हमने कल डिस्कस किया था किस तरीके से पार्लियामेंट में लोकसभा में वक्फ बिल मेजोरिटी वोट से पास हो गया था। फिर राज्यसभा में वो बिल गया, उसमें 14 घंटे तक डिबेट चली, डिस्कशन चला, बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट थी। इन केस यू वांट टू लुक इट अप, अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट हैपेंड। खास तौर पे अमित शाह ने जिस तरीके से बहुत सारे रिप्लाईज दिए, ओवैसी ने बहुत सारे आर्गुमेंट्स पुट अक्रॉस किए, समाजवादी पार्टी, ऑपोजिशन, सबके आर्गुमेंट्स के साथ एक एक रिप्लाई देते हुए और राज्यसभा में भी ये बिल पास हुआ। तो पार्लियामेंट ने इन अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग क्लियर्ड वक्फ बिल। नियरली 14 आवर्स ऑफ डिबेट जो राज्यसभा में चली थी, उसमें 128 मेंबर्स ने इन फेवर वोट दिया और सिर्फ 95 ने अगेंस्ट। तो मेजोरिटी से राज्यसभा में भी वक्फ बिल पास हो चुका है। गवर्नमेंट मेंटेन करती है कि ये लॉ जो है ये बिल्कुल भी मुस्लिम्स के अगेंस्ट डायरेक्टेड नहीं है। दिस इज जस्ट अ वे टू रेगुलेट द गोइंग ऑन अबाउट प्रॉपर्टी एंड डोनेशन। ठीक है। and that it only aim to bring transparency in the administration of वक्फ प्रॉपर्टीज। वाइल द ऑपोजिशन का ये कहना था कि भाई नहीं, ये मुस्लिम्स की सेकंड क्लास सिटीजन को ये बेसिकली मुस्लिम्स को ये घटा कर उनका स्टैचर नीचे करके सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहते हैं। और उन्होंने बोला कि भाई इंटेंट एंड कंटेंट ऑफ द बिल पे हम बहुत ही बड़ा सवाल उठाते हैं, ऐसा ऑपोजिशन का कहना था। अच्छा, द गैप बिटवीन द ट्रेजरी बेंचेस एंड द ऑपोजिशन वाज मच narrow in the upper house compared to the Lok Sabha, where it was cleared on Thursday by a margin of 56 votes. तो finally राज्यसभा में भी ये बिल पास हो चुका है and this bill will now go on for an assent या approval of the president, which is almost 100% chance कि मिल ही जाएगा। तो for all intents and purposes हम बोल सकते हैं कि now the वक्फ bill has become an act। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस ऑलरेडी फाइल की जा चुकी हैं अगेंस्ट दिस बिल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दिस बिल। तो यस, आने वाले टाइम में हमको देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट में इन बिल के ऊपर हियरिंग्स वगैरह जो भी होगी। ठीक है। नेक्स्ट, तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, अगेन इसी पेज पे अपने को देखने को मिलती है। मोदी एंड मोहम्मद यूनुस ऑफ बांग्लादेश, दे हैव सेट इट असाइड डिफरेंसेस। बांग्लादेश से जो उनकी एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना दंगे फसाद शुरू हुए, वो वहां से भागी एंड शी हैज टेकन असाइलम इन इंडिया। तो बांग्लादेश बोल रहा था कि भाई हमारी अपराधी है ये, इनको हैंड ओवर करो। इंडिया ने नहीं किया था, तो हमारे बांग्लादेश से टाइज काफी खराब हो गए। फाइनली दोनों ने अपने डिफरेंसेस को सेट असाइड करके दे हैव हेल्ड टॉक्स ऑन बॉर्डर सिक्योरिटी, माइनॉरिटीज एंड शेख हसीना। तो बात क्या की है पहले वो बताती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की हिस्ट्री टू यू। सेटिंग असाइड द टेंशंस ऑफ द पास्ट 8 मंथ्स, इन द फर्स्ट मीटिंग जो ढाका में हुई है, Prime Minister Narendra Modi and Bangladesh's chief advisor Mohammad Yunus, they held talks on the sidelines of BIMSTEC Summit, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, इसका फुल फॉर्म है। रीजनल समिट जो बैंकॉक में फ्राइडे को होने वाली है। दोनों ही लीडर्स ने अपने अपने तरफ से जो कंटेंशियस इश्यूज थे उनको उठाया, जिसमें इंडिया के तरफ से जो बोला जा रहा था वो ये था कि भाई जो इंडियन माइनॉरिटीज या हिंदू माइनॉरिटीज बांग्लादेश में, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। ढाका के फॉर्मर बांग्लादेश ढाका हाँ, ढाका की साइड से डिमांड आई कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना वहां असाइलम लेके बैठी है, उनको उनका एक्सट्रेडिशन किया जाए, उनको वापस भेजा जाए ताकि यहाँ उनके अगेंस्ट ट्रायल हो पाए। और साथ ही साथ बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज, ये तीनों चीजों के ऊपर मीटिंग में चर्चा हुई। दे मेट ऑन कॉर्डियल टर्म्स एंड एक्सचेंज कमिटमेंट्स टू बायलेटरल टाइज। Bangladesh will hold the BIMSTEC summit next year, and Mr. Modi congratulated Mr. Yunus for assuming the chairmanship of BIMSTEC summit. अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो लेट्स कम डाउन टू द पास्ट ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। मैं आपको एक्सप्लेन करके देती हूँ, आपको पूरी कहानी समझ में आएगी बहुत ही मस्त तरीके से।
यहाँ अगर हम बात करते हैं कि भाई इंडिया बांग्लादेश के पास्ट में रिलेशंस क्या रहे हैं, तो बात या कहानी शुरू होती है। मैं एक बहुत बेसिक से बताती हूँ, पूरा बहुत ज़्यादा बैक एंड या डिटेल में नहीं जाएँगे। हम बात करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड मोहम्मद यूनुस, हू बाय द वे मोहम्मद यूनुस को ही पीस प्राइज़ मिला था, बांग्लादेशी इकोनॉमिस्ट एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक, ही हैज़ वन नोबेल पीस प्राइज़ एज़ वेल। तो यहाँ बैकग्राउंड जब शुरू होता है, वो होता है कि यूनुस इज़ बेसिकली अ वेरी रिस्पेक्टेड लीडर फिगर ऑफ हिज वर्क, माइक्रो फाइनेंस में काफ़ी ज़्यादा काम है, पॉवर्टी एलिवेशन में उसके उनके काफ़ी ज़्यादा काम है एंड व्हाइल मोदी जी इज़ अ पॉलिटिकल लीडर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। टेंशन्स शुरू होते हैं 2021 और 22 से। उससे पहले तो बांग्लादेश से काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे अपने। बांग्लादेश का जो लिबरेशन वॉर था, जो बांग्लादेश एक टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, वो पाकिस्तान से अलग हुए। इस लिबरेशन वॉर में इंडिया अगर हेल्प नहीं करती बांग्लादेश की, तो प्रॉब्ली वो कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पाते। वी वर द फर्स्ट वन्स टू हेल्प एंड दूसरा हम वी वर द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एज़ अ कंट्री। तो वी हैव हेल्प्ड देम अ लॉट, ठीक है? बात या टेंशन शुरू होती है 2021-22 से, जब मिस्टर यूनुस या मोहम्मद यूनुस वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द बांग्लादेशी गवर्नमेंट एंड इंडिया अंडर मोदीज एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिड नॉट पब्लिकली सपोर्ट यूनुस, ठीक है? यहाँ पे पॉलिटिकल एंगल कहाँ से आता है? कुछ लोग मोहम्मद यूनुस को बोलते हैं कि वो बांग्लादेश की जो रूलिंग पार्टी थी शेख हसीना की अवामी लीग, उसके साथ ही वाज एट ऑड्स, ठीक है? विथ व्हॉम? अच्छा, अवामी लीग के साथ अपने रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे। जो उस टाइम रूलिंग पार्टी थी, उसके साथ मोदी गवर्नमेंट के रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। यूनुस का बोला जाता था इसका अपोज़ करते हैं, तो ऑफ कोर्स अपना जो दोस्त है, दोस्त का जो दुश्मन है, वो एक तरीके से हमने कुछ पब्लिकली बोला नहीं था बट एक तरीके से इंडिया का भी दुश्मन ही कहला गया, ठीक है? तो इस तरीके से रिलेशंस चलते थे। ये थोड़ा शुरुआत में इसलिए यूनुस जब पावर में आए, दिस कुड एक्सप्लेन हिज़ कूल स्टैंस टुवर्ड्स द मोदी गवर्नमेंट, ठीक है? ऐसा कोई उनके पावर में आने के बाद और इंडिया बांग्लादेश के बीच में मेजर कुछ पॉलिटिकल एंगेजमेंट देखने को नहीं मिला। दोनों लीडर्स मिलके बैठ के बातचीत कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दोनों में से किसी ने भी फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड नहीं लिया। तो अगेन एक थोड़ा-सा कोल्डनेस टुवर्ड्स ईच अदर वाज़ मेंटेन्ड। इन शॉर्ट बेसिकली ऐसा कुछ पॉजिटिव या कोऑपरेटिव रिलेशनशिप दोनों लीडर्स के बीच में नहीं रहा है, बट दोनों कंट्रीज के बीच में काफ़ी फ्रेंडली टाइज़ और रिलेशंस रहे हैं हमेशा से। बांग्लादेश हैज़ बीन अ गुड एंड क्लोज़ अलाइ और वैसे कायदे से बांग्लादेश की हेल्प की अपने को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट हमने बांग्लादेश की बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प की है इन द पास्ट, इंक्लूडिंग वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर हैंड इन बांग्लादेश बीइंग एन इंडिपेंडेंट कंट्री। बांग्लादेश अकेले अपने दम पे इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकती थी, इवन दे एक्सेप्टेड। So we yes have contributed a lot on a major level to Bangladesh being independent and having freedom from Pakistan. शायद इसी के चलते, इसी को देखते हुए बांग्लादेश ने भी जो भी सरकार हो, डज़न्ट मैटर, देश है वो एक अलग जिनके साथ रिलेशंस अच्छे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि 2 कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन काफ़ी सालों से अच्छे हैं, तो पार्टीज़ ट्राई टू मेंटेन दैट बिकॉज़ इन अ वर्ल्ड वेयर अ वॉर कुड इमर्ज एनी डे, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ आवर एलाइज़। फ्रेंड्स को लूज़ करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि दुश्मन तो आए दिन बनते ही रहते हैं। दैट्स व्हाई वी आर प्रोबब्ली ट्राइंग टू मेंटेन कॉर्डियल एंड गुड रिलेशनशिप विद द न्यू पार्टी या न्यू गवर्नमेंट जो भी फॉर्म होगी बांग्लादेश में एज़ वेल। हालाँकि शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन पे हमने अभी तक कुछ बोला नहीं है बट एट लीस्ट वो बात उठी है। तो आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है कि इस चीज़ के ऊपर भी कुछ ना कुछ किया जाएगा। ओके, चलो भाई, विद दैट आई लेट यू गाइस बी। ये 3 इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो द हिंदू में आज की डेट में हुई है। आई विल सी यू गाइस अगेन ऑन मंडे, जिस दिन हम डिस्कस करेंगे कि 6th और 7th अप्रैल को क्या-क्या हुआ इम्पोर्टेंट। सो विद दैट आई विल टेक योर लीव। आई विल सी यू गाइस अगेन ऑन मंडे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज़ सेशन। दिस इज़